हमारे खर्च होते रहे तो ऐसा लगता है हम लोग जीवंत हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस किताब को पढ़ने के योग्य हैं, और जिन्होंने इसे पढ़ा है और जिन्होंने इसके विषय में जाना समझा है वो हमें भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हमें समझाएं, और जिससे कि हम भी इस बहुत आसान विषय नहीं है। 5 वर्षों के अंदर का परिश्रम है, उस परिश्रम को थोड़ा सा सरलीकृत करें। अब इसी पुस्तक की समीक्षा के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और इस पुस्तक की विषय में जो कुछ भी जैसा आपने महसूस करा पढ़ने के बाद एज ए पाठक और एज ए समीक्षक अपनी राय व्यक्त करें। और स्वागत है आपका। सर प्रवीण जी, शायद मैं थोड़ा सा अपना परिचय स्वयं दे दूं। नहीं वो आपको परिचय की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते। मैं अरुणा गुप्ता इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में लगभग 48 वर्ष मैंने पढ़ाया है। और रीता मेरी शिष्या रही है और बहुत शिष्या रही है और बहुत बहुत मेहनत से हमेशा पढ़ती भी रही। और आज मेरे लिए बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि रीता इस पुस्तक को इतनी कठिन मेहनत के साथ इन्होंने पूरा किया है। और जिस दिन इन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरी पुस्तक पूरी हो गई है, इसका प्रकाशन लिख दीजिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत गौरव की बात थी। और मुझे लगा कि रीता को मैं कितनी बधाइयाँ दूँ, शुभकामनाएं दूँ, गले लगा लूँ, बार बार मेरा कर्तव्य हो जाता है इनकी अचीवमेंट से। और यूँ मैंने शिक्षण के साथ साथ रिटायरमेंट मेरी 2013 में हुई थी। उसके बाद से यूँ पहले भी लिखा पढ़ा था, लेकिन अब उसके बाद से मेरे कई कविता संकलन भी आ चुके हैं। और इसके अलावा मैं व्यंग भी सुभाष जी के चरण कमलों में रहकर मैंने कुछ व्यंग भी पढ़े हैं, लघु कथाएं भी लिखी हैं और काफ़ी पुस्तकें 7-8 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं, अनुवाद भी किए हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि रीता दिव्यांग छात्रा नहीं, दिव्य बुद्धि छात्रा है। और हमारे कॉलेज का ये सौभाग्य रहा कि हर वर्ष लगभग 40 छात्राएं, दिव्यांग शब्द मुझे गौरवान्वित कर देता है ये कहते हुए, हमारे यहाँ पढ़ती रही हैं और मैंने उनकी तकलीफों को जाना है। पहले मैं रिकॉर्डिंग करती रही, लगभग 700 से ज़्यादा किताबें मेरे पास आप सभी छात्राओं के लिए रिकॉर्डेड हैं, चाहे वो बैंक में काम कर रही हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा में गई है। जब जब जिसने अनुरोध किया मैंने उनको वो सीडी बना के दी और इन लोगों ने उसका जो भी लाभ उठा सकती थी उसकी, और ये मैं कार्य करती रही। इसके अलावा हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र हमारे यहाँ बहुत रहे। बीए एमए में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी हिंदी की किताबें ढूंढने के लिए, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब अंग्रेजी की किताबों का हिंदी अनुवाद किया जो यूनिवर्सिटी लेवल की, एमए लेवल की है। और ख़ास तौर पर एक पुस्तक नॉर्मल लोगों की जो आईएएस के छात्र हिस्ट्री के लिए बहुत जिसका उपयोग करते हैं, मैंने महसूस किया उसके 5 एडिशन निकले लेकिन हिंदी में कुछ नहीं है, तो मैंने वो 900 पेजों की किताब हिस्ट्री की मैंने हिंदी में अनुवादित की और मार्केट में है। तो ये मेरा कार्य केवल इसीलिए रहा कि मैंने इतने वर्षों के अध्यापन के बाद महसूस किया कि हमारी छात्राएं क्या क्या कमियां महसूस करती हैं, कहाँ दिक्कतें आती हैं। तो रीता को विशेष बधाई। और रीता जैसी और कई छात्राएं
विशिष्ट पदों पे कार्य कर रही हैं और मैं गर्व अनुभव करती हूँ कि मुझे ये मौका कॉलेज में रहते हुए मिला। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें जो मैंने प्राकथन में लिखी हैं आप लोग जो पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ शब्दों में ये बताना चाहूँगी कि रीता ने ये जो एक विषय चुना, एक बार पढ़ने में आपको लगेगा कि ये विषय बिल्कुल सामान्य है। रामचरितमानस और पद्मावत में चित्रित प्रेम, तो प्रेम की बात तो आप सबने पढ़ी है, मानस में भी पढ़ी है और पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती, नागमती की विरह योजना, राम सीता, राम का लक्ष्मण के प्रति प्रेम, या सीता किस प्रकार से राम के प्रति आकर्षित हुई और फिर राम सीता के वियोग में गए। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि रीता जी ने इन सारे पात्रों को लेकर हर एक अध्याय में इनका तुलनात्मक चित्रण किया है, यानी कि राम का और रत्नसेन के प्रेम का, विवाह पूर्व का प्रेम, विवाह पश्चात का प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, चाहे राम का हो, चाहे वो पद्मावती का प्रेम हो रत्नसेन के प्रति, या नागमती किस तरह उल्हाना देती है और विरह में तड़पती है। इन सारे पात्रों को किस प्रकार से ये एक एक पात्र उठाकर, और यही नहीं, प्रेम क्या होता है, दाम्पत्य प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम वात्सल्य भी प्रेम है, एक माँ का संतान के प्रति प्रेम क्या है, उसकी भी व्याख्या इन्होंने बराबर की। और उसी संदर्भ में जो खास रेखांकित करने वाली बात है रेखा यहाँ पर इनकी पुस्तक की, कि इन्होंने वहाँ बात करते करते वो प्रश्न उठाए हैं जहाँ कवि, इतने महान कवि मौन रहे हैं, यानी तुलसी मौन रहे और जायसी मौन रहे। जैसे ये बराबर रेखांकित करती हैं कि आप राम के जन्म पर तो बधावे बजाते हैं, लेकिन क्या पार्वती के जन्म पर इस तरह के बधावे बजते हैं? तो हमारे समाज में बेटा और बेटी के बीच में जो अंतर दिखाई देता है, ये उस प्रश्न को यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ती हैं, क्योंकि आज हमारे समाज के ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। और यही नहीं, दलित विमर्श की बात भी उठाती है। अब हम जिस दलित विमर्श की बात करते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके इस शोध प्रबंध में इस दृष्टि से भी आकलन किया गया होगा? अब बाली का वध क्यों किया भाई आपने? उनसे कोई जवाब सवाल आपने नहीं किया। शंभू का वध आपने क्यों किया? यहाँ पर ये सारे जो दलित विमर्श की बातें हैं, ये बराबर उठाती हैं। अब देखिए स्त्री विमर्श की बात। अब वो कहती हैं कि नागमती की आप विरह की बात कर रहे हैं, आप कहीं भी सीता ने जो वियोग सहा था, और राम और सीता के कहीं भी दाम्पत्य संबंधों में उसकी बातचीत के कहीं कोई अंश भी नहीं है जहाँ ये बात हो कि राम किस तरह वन वन बिलख रहे हैं और सीता वहाँ पर बात करती हैं, लेकिन सीता के भीतर क्या उबल रहा था, और सीता की आपने अग्नि परीक्षा ले ली। सीता आप चुपचाप अग्नि में समाहित कर जाती हैं। और यहाँ पर पार्वती, ये स्त्री विमर्श का प्रश्न है कि पार्वती जब सीता के वेश में, सती के रूप में सीता के वेश में जाती हैं, तो वहाँ भी उन्हें दंड भोगना पड़ता है। यहाँ पर तो स्त्री विमर्श के इन सवालों को हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ जोड़कर रीता जी जिस तरह अपने शोध प्रबंध में प्रस्तुत कर रही हैं, ये विशिष्ट बात है। इसलिए शीर्षक से बेशक लगे कि ये एक आम बात है या चित्रित प्रेम है, केवल प्रेम का चित्रण नहीं है, या उन्होंने उदाहरणों के द्वारा प्रेम की कोई गिनती नहीं कराई है, पूरे प्रमाणों के साथ सब विद्वानों की बात की है। और मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करते हुए, जो इन्होंने अपनी पुस्तक के अंत में लिखा है, 5वें अध्याय के अंत में, मुझे लगा कि वो वाक्य जरूर पढ़ने योग्य है, और मैं उसको पढ़ के आपके सामने अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। क्योंकि पुस्तक अभी आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पढ़ देना चाहिए यहाँ पर।
रीता जी कहती हैं, नारी के इस चिर वियोग पर प्रत्यक्ष रूप से तो जैसे कुछ नहीं कहते, पर उनकी नायिकाएं स्त्री मानस को प्रस्तुत करने में पूर्ण सक्षम है। रामचरितमानस में अनेक संबंधों का वियोग वर्णन तो मिलता है, और रामचरितमानस में राम और सीता का मिलन तो हो जाता है, परंतु इस मिलन के बाद सीता और राम कहीं पर भी संवाद करते नहीं मिलते। बालकांड से लेकर अरण्य कांड को ध्यान में रखकर लंका कांड और उत्तरकांड को यदि हम पढ़ें तो ऐसा आभास होता है जैसे एक आवास में रहकर भी दो हृदयों में कुछ दूरी है। उल्हाने और उपालंबों के कोई शब्द नहीं दिए गए जो पारस्परिक संबंधों में होते हैं। ये शिव सती से कुछ नहीं कहते, और शिव सती के बीच भी या मौन को लेखक ने यहाँ पर यानी रीता जी ने वाणी दी है। इसलिए पाठक को ये मौन पीड़ा बराबर महसूस होती है, परंतु सीताराम के मौन पर लेखक स्वयं मौन है, ये ध्यान देने की बात है। इन सारे प्रसंगों को उठाना एक विशिष्ट बात है। इसलिए जिस दृष्टि से आपने इस शोध प्रबंध में आकलन किया है, मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगी, एक अत्यंत व्यापक दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार आपका। आइए मैडम। क्योंकि मुझे सर को स्पेशल ध्यान चाहिए सर आपका जी। तो सर, ये सावन का महीना चल रहा है और लोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे वियोग बड़ी मार्मिक, बिल्कुल हृदय की, स्त्री के हृदय के भाव लिखे संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो मुझे लगा कि क्या कोई स्त्री नहीं किसी पुरुष को बैठा के अपने हृदय में लिख सकती है। तो मैंने राम को अपने हृदय में बैठाया और रामचरितमानस की वो चौपाइयाँ मैं सबसे पहले आपको याद दिलाती हूँ जो गोस्वामी जी ने लिखी। घन घमंड गर्जत नव घोरा, प्रियाहीन तड़पत मनमोरा। तो सर, यहीं से मुझे लगा कि क्या मैं राम के विषय में कुछ कह सकती हूँ। तो जिस समय ये शोध नहीं किया था, और शोध इस पर उस समय तक कम से कम शोध का इस पर विचार भी नहीं था, उस समय के भाव देखिए। भले मैंने कितनी भी शिकायतें की हो राम से शोध में, लेकिन उनके लिए मैंने एक काफ़ी सीरियल वगैरह दे करके और एक तरह से कह सकते हैं कि रिसर्च करके वो कविता लिखा। तो शीर्षक है आह प्रिया तुझ बिन मैं। आह प्रिया तुझ बिन मैं, ये कविता है, और ये उस समय कविता उपजती है मेरे मन में। मैंने वो सीन लिया जो राजसूय यज्ञ होता है, और फिर ये होता है कि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, तो प्रतिमा का आती है उनके सामने, प्रतिमा के रूप में जो सीता आती है वहां से। देखो लक्ष्मण, राजसूय यज्ञ का कितना मीठा फल पाया मैंने, मेरे प्रिया की प्रतिमा मुझको मिल गई। अब ये एकांत में मेरे साथ होगी, गाढ़ा लिंगन पास में होगी, सटी हृदय के साथ होगी। अब मैं कर सकूंगा अपने हृदय की बात अपनी प्रिया से। आह प्रिया तुझ बिन मैं, तू मेरे घायल हृदय में झांक जरा, देख मेरे हृदय के भावों को। दोस्तों, आपको मजा नहीं आ रहा है क्या? बात करें। और ये कविता सर काफी बड़ी है, तो मैं कुछ बीच से सुना रही हूँ, सारी नहीं सुना रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। तो मेरा थोड़ा सा मैं देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो हालांकि काफ़ी 2 पेज तक की लंबी कविता है, 2-3 पेज की। मैं तेरे नैनों की छवि देखकर मैंने धनुष भंग कर डाला था,
जब हरा दशानन ने मैं लंका पर चढ़ दौड़ा। मेरे विजय श्री के गढ़ दो, मिथिलापुरी और लंका, दोनों का कारण है कि मैं हूँ निमित्त माध्यम, आह प्रिया तुझ बिन मैं। और सर बीच बीच में छोड़ के मैं कर रही हूँ कि आह जीवन एक वनवासी का, कैकई माँ ने आजीवन मुझे वनवास दिया होता तो कितना अच्छा होता। बना बना फूलों के गहने अपने हाथों से तुझे सजाता, फटिक सिला पर बैठ सुख महलों का पाता, आह प्रिया तुझ बिन मैं। तेरी आंचल में मेरी आंखों का तारा होगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सीता गर्भवती है जिस समय वो त्याग रहे हैं, है ना। तो तेरे आंचल में मेरी आंखों का तारा होगा, तेरे जीने का सहारा होगा, मगर मेरे पास तो सिर्फ प्रश्न पर प्रश्न पूछते सन्नाटे हैं, आह प्रिया तुझ बिन मैं। अब मैं समेटती हूँ, बिल्कुल आखिरी सुनिएगा। मैं काफी लाइनें छोड़ करके आखिरी की को बोल रही हूँ। तेरी प्रिया मैं तेरे लिए फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, राज्य की धुरी घुमाऊंगा, खोए मुकुटों को दिलाऊंगा, तेरे संग नाचूंगा गाऊंगा, तेरे हजारों हजारों रूपों को गले लगाऊंगा। मेरी प्रिया मैं तेरे लिए फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, मतलब कृष्ण के रूप में। धन्यवाद। अक्षरा प्रकाशन, नव सरोकार फाउंडेशन, आदरणीय सारे रेलवी साहब, पकी हुई चीज सुनने को मिली, बड़ा अच्छा लगा। प्रवीण व्यास भाई, डॉक्टर रीता नामदेव जी, शैलजा सक्सेना जी, फौजिया अफजाल, डॉक्टर अरुणा रेशमा जी, जिन लोगों ने ये सब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, राजशेखर जी जो टीवी फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिया हिंदवाल जी, और जिन 3 लोगों की किताबों के विमोचन हुए, डॉक्टर हम स्वदेशी साहब, उमा शर्मा उमंग जी, डॉक्टर रीता नामदेव जी, तीनों की किताबें रहस्य 13 2013, उमा शर्मा जी की किताब जीवन के रंग, और रीता नामदेव की बेहद महत्वपूर्ण किताब पद्मावत और रामचरित मानस में चित्रित प्रेम। मित्रों, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ, और मैं लगभग हमेशा ये बात कहता हूँ। मेरा मानना है कि साहित्य लेखन में वो चीज़ बड़ी होंगी जो चीज़ मेहनत के बाद आएगी। अगर आपको गोष्ठियों में सुनाकर घर चले जाना है, अगर आपको फेसबुक पर बधाई वाहवाह पढ़कर खुश हो जाना है, तो ये बात आपके लिए नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बात उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि इस युग में भी निराला पैदा हो, महादेवी पैदा हो, जयशंकर प्रसाद पैदा हो, पंच पैदा हो। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करते। जो शायद दिल्ली साहब बैठे हैं, मतलब बड़े शायर हैं, लोग बड़ा इन लोगों ने लिखा है, तो ये जानते हैं कि बड़ी रचनाएं हिंदी या उर्दू में, दोनों में, मैं तो पाकिस्तान की शायरी पढ़ता हूँ, मराठी की पढ़ता हूँ, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है, और बोलना पढ़ना भी पड़ता है। बड़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये जो बड़ी चीज़ों का ना आना, ये 2 बात पर निर्भर है। पहली बात, आप पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि 100 पढ़ो, 10 गुनो, 1 लिखो। बहुत बढ़िया। बहुत। हम 1 पढ़ते हैं और 2 लिखते हैं। और जब हम 2 लिखते हैं तो हम जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं। क्या? अगर आप गजल लिख रहे हैं तो आप जाने कि गजल का मीटर क्या होता है।
अगर आप गीत लिख रहे हैं तो आपका जानना पड़ेगा आपको कि इसके बंदों का विन्यास क्या है, इसका पैरामीटर्स क्या है, किस लिए ये गीत हुआ। अगर घनाक्षरी है तो घनाक्षरी की परंपराएं क्या है, तो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, आप ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें लिखते रहेंगे और ऐसे आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ा लिखना है, तो आप साथ जैसे लोगों की संगत में बैठिए, उनसे सीखिए कि अभी स्वदेशी भाई बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे, इनकी किताब भी है, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी मुझसे पहले जो पढ़कर गए, जो शुरू में पढ़ रहे थे, अभी जो कुमार साहब, ये लोग पढ़कर आए हैं। साहब, साहित्य वो खिचड़ी है जिसे आप देर तक उबालोगे तो जल जाएगी, बेकार हो जाएगी, और कम देर उबालोगे तो कच्ची रह जाएगी। कच्चा रहना या ज्यादा उबल कर उसका जल जाना, दोनों ही चीजें साहित्य के लिए खतरनाक है। प्लीज इससे बचिए। देखिए, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ कि कथा है कैफी साहब का, कैफी हाफिज साहब का, कि आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है। आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है। आज की रात हमें नींद नहीं आएगी। मैं भी उठाऊं। आज की रात फुटपाथ पे नींद, लेकिन परेशानी क्या है कि फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो। एक खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन जब भी निकल लेने पे आवाज आती, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्लों की लड़े, इसलिए कर दिए बिजली के शरारे हमने। इन मकानों का खबर है, नमकीनों का खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में उतारे हमने। की दीवार बदन दौर बामुदर और जरा और सवारे। बढ़िया कथा था ये। और मैंने क्या किया कि फुटपाथ को ना हटा के मैंने कहा कि आसान कर दूं इसे। तो मैं इस तरह पढ़ता हूँ कि मैं कैसे सुनूं? मेरे तो उनके साथ ही सुनाया जाए। तो क्या था कि आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है। आज फुटपाथ पे नींद नहीं आएगी। मैं भी उठूं, तुम भी उठो, वो भी उठो। इसी दीवार में खिड़की कोई खुल जाएगी। ये खिड़की का जो खोलना है, ये खिड़की आपके भाई पीछे आवाज कम हो गई। ये थोड़ा सा मैं आराम से बोलता हूँ। मैं आराम से ज़्यादा भी नहीं गए बोलने के लिए। सुनिए, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। तो दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात पढ़ें, दूसरी बात सुने, तीसरी बात अपने उस्तादों की शागिर्दी में रहें, उनसे चीज़ें सीखें। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। रास्ता कब होगा? रास्ता तब होगा जब आप ये जो दीवार खड़ी हुई है इसे गिराने की कोशिश करेंगे, और इसकी दीवार तब गिरेगी जब आपकी खिचड़ी ठीक से पकेगी। ये खिचड़ी कच्ची रह गई तब भी, और ये खिचड़ी चल गई तब भी। एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ, और ये मैं आपको ही वो कर रहा हूँ।